हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। आज हम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है आपका नेट का पेपर पैटर्न, कि किस तरीके से पेपर आता है, कितने पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, कितने मार्क्स का क्या होता है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज एक चीज़ और, वो है स्ट्रैटेजी। क्या एक अच्छी स्ट्रैटेजी है कि क्या एक अच्छी अप्रोच हम ले सकते हैं जिसके थ्रू हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, यानी कि नेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं पेपर पैटर्न की, तो आपका पेपर जो है ये टोटल आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ठीक है, टोटल 2 पार्ट्स में आता है। पहला पार्ट होता है पेपर 1 और सेकेंड पार्ट आपका होता है पेपर 2। ठीक, पेपर 1 सबके लिए एक जैसा है, मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, इरेस्पेक्टिव आप कौन सा सब्जेक्ट दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से दे रहे हो, पेपर 1 सबके लिए कॉमन आता है, दैट इज जनरल पेपर। ठीक है, पेपर 1 हमारा होता है जनरल पेपर। और पेपर 2 आपका बन जाता है दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जिससे आपने अपना पीजी कर रखा है, ठीक, उससे आपका पेपर 2 आपका बनता है दैट इज स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आपने कॉमर्स से किया है, आपने इकोनॉमिक्स से किया है, आपने मैनेजमेंट से किया है, आपने आर्ट्स से किया है, वो आपका पेपर 2 बन जाता है। अब पेपर 1 में बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में टोटल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट इज 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईच 2 मार्क्स के बनते हैं, राइट। और पेपर 2 की बात करें तो टोटल हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस, ईच 2 मार्क्स के। अगेन पूरा का पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक बनता है। अब ये जो आपके 50, यानी कि टोटल बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके दोनों पेपर को मिला के आते हैं, वो आते हैं आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और जिसमें कि आपकी है नो नेगेटिव, किसी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, राइट। अब बात करें पेपर 1 में, तो चलिए अभी देखते हैं। पेपर 1 आपका टोटल 10 यूनिट्स, पेपर 1 में आपकी आती हैं टोटल 10 यूनिट्स। ठीक, 10 यूनिट्स पेपर 1 में है। और पेपर 2 की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट जो है कॉमर्स, इसमें भी करीबन 10 यूनिट्स अप्रॉक्स, सब में ऐसे ही 9-10 यूनिट्स पेपर 2 में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब पेपर 1 की 10 यूनिट्स में बात करें तो पूरी 10 यूनिट्स आपके 2 मेजर पोर्शन में डिवाइड हुई है। ठीक है, एक आपका हो जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल, यानी कि एक पोर्शन है आपका जो प्रैक्टिकल बेस्ड है, और एक पोर्शन आपका है जो पूरा आपका थ्योरेटिकल को डील करता है, मतलब थ्योरी को डील करता है, स्टैटिक पोर्शन है, राइट। प्रैक्टिकल में आपके आ जाते हैं, अगर मैं बोलूँ सेक्शन, तो एक आपका आ जाता है DI, फिर एक आपका क्वांट्स आता है, यानी कि मैथमेटिकल या क्वांट्स एप्टीट्यूड। ठीक है, ये 2 चीज़ आपकी इसमें प्रैक्टिकल में आ जाती हैं। और थ्योरी में बाकी जो यूनिट्स हैं आपकी, रिमेनिंग 8 यूनिट्स आपकी थ्योरी में डील करती हैं, राइट। अब इसमें आपको राइट स्टार्टिंग फ्रॉम टीचिंग, रिसर्च, देन आपका रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, देन पीपल एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें आपकी 10 यूनिट्स में आ जाती हैं। हमारा NDA कहता है कि हर यूनिट से अप्रॉक्स आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी हर यूनिट आपका 5 क्वेश्चन को डील करेगा इन पेपर 1, राइट। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में 10 यूनिट्स अगर हमारी हैं, तो स्पेसिफिक नहीं है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट हमारा पेपर का एनालिसिस या हमारे PYQ को देखने से पता चल जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ कौन से यूनिट से किस ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस में कम पूछे जा रहे हैं। वो एक बेहतर पेपर एनालिसिस आपको ये चीज़ बता पाएगी। और ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कॉमर्स का अलग होता है, मैनेजमेंट का अलग होता है, इकोनॉमिक्स का अलग होता है, राइट। तो ये है आपका पेपर 1, जिसमें टोटल 10 यूनिट्स डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, प्रैक्टिकल और थ्योरी। अभी मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, यानी इसको किस तरीके से टोटल पेपर 1 और पेपर 2 को किस तरीके से टारगेट करेंगे, किस तरीके से इस पर काम करेंगे, ये मैं बताती हूँ आप लोग। अब अगर बात करें हम
क्या हमारी यस दैट इज़ क्या हमारा जो आज का मेन कंसर्न है कि क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए जिसके थ्रू हम एक पूरा एक वाइड सिलेबस जो आपका पेपर 1 भी मांगता है, पेपर 1 में भी अप्रॉक्स आपके 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में भी आपका एक पूरा सब्जेक्ट का बहुत सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है पेपर 2, तो क्या तरीका हो सकता है। तो स्टार्ट करेंगे इसमें कुछ ये आपका भी, ये जितनी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ये ऐसा अप्रोच है जिसके थ्रू आप अपनी 2 चीज़, देखिए पेपर का पूछना यानी कि पेपर क्या डिमांड कर रहा है और आप क्या प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक, ये 2 बहुत अलग चीज़ होती है। लाइक अगर आप पढ़ रहे हो लेकिन आप पढ़ते जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कोई आपका मान लीजिए कॉमर्स का सिलेबस है, राइट, तो मान लीजिए आप पूरा पढ़ रहे हैं बट आपने पूरे 10 यूनिट्स पढ़ लिए, आपने पूरा थ्योरी जो भी आपका सिलेबस था आपने सारा कवर कर लिया, राइट, बट जब आप पेपर देखते हो, जब आप पेपर करके भी आते हो, कई बार ऐसे स्टूडेंट्स को होता है कि पेपर करके भी आते हैं तो उनको लगता है कि जो उन्होंने पूरा पढ़ा, उन्होंने पूरा का सिलेबस भी कवर किया, उन्होंने सारी यूनिट्स को भी कवर किया, बट स्टिल उनको नहीं पता रहता कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया और उनको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक, बट ऐसा नहीं होता, सारा का सारा पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं हो सकता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके आउट ऑफ, कुछ तो होता है जो सिलेबस का, वो कुछ क्वेश्चंस रखते हैं जो आपके सिलेबस का पोर्शन नहीं होता है, बट रिमेनिंग जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आपके सिलेबस से ही आते हैं। तो कोई भी आप अप्रोच अपनाओ, कोई भी आप तरीका अपनाओ, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि आप जो प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जो आपका स्टडी प्लान है, जो आपका प्रिपरेशन है, वो कोरिलेट करना चाहिए जो आपका पेपर डिमांड कर रहा है, राइट, जो नेट का पेपर डिमांड कर रहा है। अगर मैं बोलूँ जैसे 2019 के बाद से नेट का जो पेपर पैटर्न है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। ये वैसा 2019 के बाद से जो पेपर आता है, जो पैटर्न, जो जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछी जाती हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स, जो टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, वो 2019 के पहले नहीं था, राइट। तो अब अगर आपको नहीं पता, अगर आपको यही चीज़ नहीं पता है कि पेपर पूछ क्या रहा है, पेपर का पूछने का तरीका क्या है, पेपर डिमांड क्या कर रहा है, और आपने सिलेबस को उठाया, आपने पूरा सिलेबस से गो थ्रू आप कर लिए, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया और वो कोरिलेट नहीं करेगा, तो आपकी पूरी की पूरी मेहनत जो है, हार्डवर्क क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आपको पता होना चाहिए कि एक राइट वे क्या है, एक राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक। तो जाहिर से पता है, स्टार्ट सबसे पहले हम करते हैं सिलेबस का एनालिसिस। अब सिलेबस का एनालिसिस का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने प्रिंट आउट निकाला, ऑब्वियसली आपको प्रिंट आउट, आपके पास एक आपका प्रिंटेड सिलेबस होना चाहिए, बट उसके अलावा भी सिलेबस एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि आपको जब आप सिलेबस देखो, जब आप सिलेबस से गो थ्रू हो, तो आपको पता हो कि आप कुछ चीज़ों का आप उसमें एक रिजल्ट आप उस सिलेबस को देखने से निकाल पाओ। जैसे कि सिलेबस एनालिसिस, मान लीजिए आपको सबसे पहला है आपका सिलेबस एनालिसिस, ठीक है। कैसे हम करें सिलेबस का एनालिसिस और कैसे ये हमारी प्रिपरेशन का बेस बन सकता है, क्योंकि प्रिपरेशन यहीं से शुरू होगी। सिलेबस को देखने के बाद से ही ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा जो आपका पूरे प्रिपरेशन पे काम करेगा, और जब यही ख़राब होगा तो बाकी सारी चीज़ें मिक्सअप बेकार हो जाएंगी। अब सिलेबस एनालिसिस में फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की, जैसे मान लीजिए अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ हमारा, ठीक है, मान लीजिए कॉमर्स की अगर मैं बात करूँ, टोटल हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। हमने पूरे 10 यूनिट्स को क्या किया, देखा, हमने देखा कि 10 यूनिट्स कौन कौन से में आ रही हैं, राइट, फ्रॉम बिजनेस एनवायरनमेंट, IB, देन बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, देन आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपने सारी चीज़ें, जितना आपका सिलेबस था आपने उसमें देखा। जब आप उस सिलेबस से गो थ्रू हो गए तो आपको 2 चीज़ उसमें पता चलेगी। कौन सी? पहली चीज़, आप जब देखोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी होंगी, क्योंकि आप यहाँ पे जो नेट का पेपर देते हैं वो PG क्वालिफाइड ही होते हैं, ठीक है। उनका मिनिमम एलिजिबिलिटी होता है दैट दे आर PG क्वालिफाइड फ्रॉम देयर रिलेवेंट सब्जेक्ट, राइट। तो मान लीजिए जब आप वो 10 यूनिट्स देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अपने PG में पढ़ी होंगी। आपने हर एक टॉपिक, हर एक जो यूनिट होगा उसको आपने थोड़ा मोर और लेस आपने अपने PG में उसको पढ़ा होगा, राइट। तो जब आप उसको देखोगे तो आपको एक चीज़ तो पता चल जाएगी कि आपकी उस पूरे 10 यूनिट्स में, ठीक है, जो आपका पूरा 10 यूनिट है, उस पूरे 10 यूनिट में आपकी स्ट्रेंथ कौन सी बन रही है,
मतलब ये कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपका कमांड क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब आप कम मेहनत में उसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, या वो आप उस सब्जेक्ट उस यूनिट से डील कर सकते हो। वहीं पे कुछ ऐसा यूनिट आपके सामने आएंगे जो आपको बिल्कुल, आप या तो उसको आपने बिल्कुल पढ़ा नहीं होगा, हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उसको अपने पीजी में देखा ना हो, या आप उस सब्जेक्ट को आपको पता ना हो, बट वो होगा कि वो आपके लिए वो आपका बहुत ही अच्छा या बहुत ही आपको उस पर कमांड नहीं होगा। तो वो सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जो आपकी वीकनेस होगी, मतलब आप उससे दूर भागते हो या आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं उतने तरीके से आपकी प्रिपेयर है, या आप उसको करने में आपको समय लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके लिए उनका थ्योरी, कुछ बच्चे होते हैं जिनके लिए उनके जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे में जो थ्योरेटिकल पोर्शन जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, आईबी है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिसर्च है, मार्केटिंग है, ये थ्योरी पोर्शन है। ये ऐसी चीज़ें जो बच्चे बहुत आराम से कर सकते हैं। वहीं पे कुछ बच्चे होंगे जिनके लिए उनका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंट्स, सबसे ज़्यादा मेजर इनकम टैक्स, ठीक है, ऐसे होंगे जो उनके लिए टफ होंगे। वहीं पे वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा इजी होगा और वहीं पे थ्योरी उनके लिए क्या होगी, उनकी वीकनेस होगी। तो इस तरीके से आप उस पूरे 10 यूनिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर पाओगे। एक वो पार्ट जो आपके लिए ईजी है, यानी कि ऐसा पोर्शन जिसको आप कम समय में ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हो, और एक वो पोर्शन निकल के आएगा जो आपकी वीकनेस होगी, मीन्स कि वो ऐसी यूनिट्स होंगी जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं आपकी प्रिपरेशन में। तो बस यहीं पे सिलेबस एनालिसिस में 2 चीज़ आप की फैक्टर फाइंड आउट करोगे। पहला ये कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ये बेहतर है, उसमें आप कम समय में, मतलब आप यहाँ पे स्ट्रेंथ जो आपके सब्जेक्ट आपके बेस्ट होंगे और जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस होगी, इसके थ्रू आप एक अप्रोच तैयार कर पाओगे किस चीज़ की, टाइम मैनेज करने की। मतलब आप जब सिलेबस का एनालिसिस कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको सबसे ज़्यादा समय या प्रायोरिटी बेसिस पे किसको रखना है। हालांकि करना यही चाहिए कि जो आपकी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ होती है उन पे आपको कम समय में क्वालिटी वाली प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, और जो सब्जेक्ट आपकी वीकनेस होती है उसको स्टार्टिंग में, यानी कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तभी आप इसको पकड़ लो और इसको बेसिक से लेके एडवांस तक आप इसको क्लियर कर लो, ठीक। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अपने सब सिलेबस का एनालिसिस से एक चीज़ निकल के आएगी कि आपको पता रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, और दूसरी एक और चीज़ कि आपका टाइम मैनेज हो पाएगा। आपको पता रहे कि जब आप 10 यूनिट्स को आप उठाने जा रहे हो तो आप उसमें पहले आपको कौन सा यूनिट को आपको लेना है और उसके बाद आपको कौन सी लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपने अपना फेवरेट उठा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपका फेवरेट अगर है मान लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट है, या आपका कोई भी थ्योरी का पोर्शन आपका फेवरेट है, आपने उठा लिया, आप उसको कर रहे हो, करते जा रहे हो, 3 महीना 4 महीना आप कर रहे हो। देन जब पेपर एकदम पास आ गया उसके बाद आप अपना उठा रहे हो सबसे वीक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप टैक्स उठा रहे हो, ठीक। अब टैक्स उठा रहे हो, टैक्स में बल्कि आपको सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए था, क्यों? क्योंकि वो आपका वीक पोर्शन था, बट आपने उतना समय दिया नहीं, ठीक। और हुआ ये कि इससे क्वेश्चंस आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये जो पूरा आपने जितनी मेहनत है वो सिर्फ एक गलत टाइम पे गलत सब्जेक्ट यूनिट को पिक करने से सारी की सारी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आप सबसे पहले अपना सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, 2 चीज़ निकल के आएगी, उस चीज़ को आप रखेंगे फॉर दी नेक्स्ट कि किस नेक्स्ट स्टेप में उसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, ठीक। सेकेंड आपका आता है PYQ एनालिसिस बेस्ड ऑन यूनिट। अब जैसे कि ये तो सबको पता है कि PYQ, सब बोलते हैं कि हाँ PYQ को पढ़ना है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ प्रिपरेशन। एक बार आप जितने PYQs हैं सारे PYQs को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ वेरी ट्रू, यही करना चाहिए। बट मेरे हिसाब से PYQ का एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है, बट PYQ का एनालिसिस हम किस तरीके से करें, कितनी इफेक्टिवली उसको करें कि जब हम एक पूरा पेपर लगा रहे हैं तो उससे हमारा आउटकम निकल के आ रहा है। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम सिर्फ पेपर लगा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि उस पेपर निकालने के बाद हमको अपनी प्रिपरेशन में, अपनी स्ट्रैटेजी में किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। तो मेरे हिसाब से PYQ का एनालिसिस जो होना चाहिए वो 2 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला ये कि आपको सारे PYQs नहीं उठाने, राइट, क्योंकि नेट हर साल 2-2 पेपर हर साल इनके 2-2 साल में 2 बार पेपर होते हैं, और ना जाने कब से ये नेट का पेपर चला आ रहा है। तो आपको द फर्स्ट थिंग इज कि आपको सारे PYQs को पिकअप नहीं करना है, आपको करना है लेटेस्ट
PYQs को पिकअप। लेटेस्ट PYQ मीन्स जहाँ से मेरा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, राइट। मेरा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है 2019 से, तो मैं पिक करूँगी 2019 से लेके 2023 तक का जो पेपर हुआ है वो, राइट। 2023 में हमारा जून का एक पेपर हुआ है और अगेन 2023 में 22 दिसंबर का भी एक पेपर हुआ है। तो मैं ये पेपर क्या करूँगी, पिक करूँगी 2019 से 2023, बस इससे ज़्यादा नहीं, इससे पीछे नहीं जाना है, यही हमारा बेस रहेगा, राइट। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या रहेगी, अब बहुत लोग होते हैं, एक्चुअली मेरी अप्रोच ही होता है कि हम एक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने 2023 का जून का पेपर उठाया, ठीक है, जून स्लॉट का मैंने पेपर उठाया और मैंने इन अ वन गो मैंने सारा का सारा पेपर क्या कर लिया, सॉल्व कर दिया, राइट। दैट इज़ द बेसिक अप्रोच जो सब कहते हैं कि हमको क्या करना है, वन गो में सारा का सारा पेपर क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। अब जब सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि किससे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ठीक है, किस यूनिट में किससे ज़्यादा पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें। दैट इज़ ट्रू, हो सकता है, बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इफेक्टिव ये होगा कि हम PYQ को भी, यानी कि अगर मैं 2023 का जून का भी पेपर उठा रही हूँ तो मैं इस जून के पेपर को भी क्या करूँ, डिवाइड करूँ, राइट। मैं इसको भी क्या करूँ, डिफरेंट पार्ट्स में मैं क्या कर दूँ, इसको भी डिवाइड कर दूँ। अब ये कैसे करेंगे, ये ऐसे करेंगे कि मुझे पता है कोई भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बिगिनर है जिसने फर्स्ट टाइम वो पेपर देने जा रहा है, या आप ही लोग हैं, कोई भी है जो हो सकता है बहुत सारे एग्जाम नेट के ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुका हो, दोनों केस में अप्लाई होता है कि आप क्या करोगे, आप मान लीजिए आपने जून वाला पेपर उठाया, PYQ उठाया, एक पेपर आपने 2023 जून का शिफ्ट का एक पेपर उठाया। अब आप उस पेपर को ना डिवाइड करो। कैसे डिवाइड करोगे, आप उस पेपर को यूनिट वाइज क्वेश्चंस में, यानी कि यूनिट वाइज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें डिवाइड कर दो, ठीक। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस यूनिट का है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आपने देखा, आप समझ गए कि ये IB का क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन पूछा, आप समझ गए कि ये किसका पूछ रहा है, ये टैक्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो आप जब पेपर का एनालिसिस करो तो सिर्फ एक बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आप क्या करो, एक वन गो में एक ओवरव्यू लेते हुए, फॉर एग्जांपल आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने रीड किया, आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किसका है, बिजनेस एनवायरनमेंट का है, पिक दैट। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल आप एक नोट प्रिपेयर करोगे, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट हेडिंग लिखी, आपने मान लीजिए 10 यूनिट्स आपने हेडिंग डाल दी। अब आपने देखा कि एक क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट का है, आपने वहीं पे लिख दिया कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पे आए, आपने देखा ये टैक्स का है, आपने उसको टैक्स में लिख दिया। थर्ड गए, फोर्थ गए, आप देखते गए कि जिस यूनिट से जो क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने उस यूनिट में उसको आपने लिख दिया, ठीक। तो आपने क्या किया, आपने इसको जो आपके पूरे, यानी कि जो आपका पूरा 100 क्वेश्चन था उसको आपने यूनिट वाइज, यानी कि आपने क्या किया, यूनिट वाइज उसको कर दिया डिवाइड। अभी आप पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हो, अभी पेपर को आपको सॉल्व करना भी नहीं है, अभी आपको सिर्फ जो आपके 100 क्वेश्चन आए हैं उसको आपको यूनिट वाइज करना है डिवाइड, राइट। आपने उसको यूनिट वाइज कर दिया डिवाइड। अब होगा क्या, अब जब आप यूनिट वाइज डिवाइड करोगे तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आप जब देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस यूनिट से पूछा है। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि कई बार नहीं समझ में आता कि ये टैक्स का क्वेश्चन है, ये मैनेजमेंट, ये है किसका क्वेश्चन, बिकॉज पूछने का तरीका और जो लैंग्वेज जो अब NTA यूज़ कर रहा है वो इतना आसान नहीं है कि आप देखते समझ जाओ, कि हर क्वेश्चन को आप देखते समझ जाओ कि ये इस पर्टिकुलर यूनिट से आया है। तो वो जो क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आप किसी यूनिट में आप उसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, उसको आप एक अलग से, ठीक है, उसको आप एक अलग से उसका नोट बना लो कि अच्छा ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आ रहा कि किस यूनिट का है। जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस ही हो जाएंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस भी आए होंगे, ठीक। तो जब हमने ये PYQ को जब डिवाइड किया ना, फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ मैंने 2023 जून में की, अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, 2023 के जून का हमने क्या किया, उसको यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से यही चीज़ 2022 का जो दिसंबर का पेपर है ना, ये चीज़ इसमें भी कर देंगे। अगेन पेपर को एक बार ओवरव्यू लेंगे, देखेंगे, सिर्फ लिखना है हमको कि अच्छा ये क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट का, ये क्वेश्चन IB का है, ये क्वेश्चन ऑडिटिंग का है, ये क्वेश्चन टैक्स का है, ये क्वेश्चन इंश्योरेंस का है। आपने क्या कर दिया, आपने उसको उठा के लिख दिया एज इट इज़, ठीक। अभी यहाँ सॉल्विंग नहीं चल रही है। अब यही चीज़ आप अगेन आपने दिसंबर का कर दिया, फिर आपने यही चीज़ आप 2021, मतलब आप टोटल 19 से 23 तक के जितने भी पेपर हुए आप उस पूरे पेपर को एक बार इन अ वन गो, या आप ना 2 दिन लेके 3 दिन लोगे, सिर्फ उसको जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको आप यूनिट वाइज क्या कर दोगे, डिवाइड, ठीक। यानी कि आपने पूरे PYQ को क्या कर दिया, हर
पेपर जो आपसे पूछ रहा है उसको आपने यूनिट वाइज हर क्वेश्चन को आपने लिस्ट आउट कर दिया और आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब इससे होगा क्या भाई, हम तो ये भी कर सकते थे ना कि हम नॉर्मल एक साथ पेपर पूरा सॉल्व कर सकते थे, एक बार सॉल्व करते, एक बार उसका ओवरव्यू लेते, उसका एनालिसिस करते, देखते कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है सारी चीज़ें। बट वो उनके लिए है जो बहुत सारे तो अटैम्प्ट दे चुके हैं, ठीक है, या तो उनको सिर्फ सारा सिलेबस आता है, उनको सिर्फ पेपर का क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है, वो एक अलग अप्रोच है। बट जब आपको अपनी जो आपकी मिस्टेक्स है उससे सीखना है, और दूसरी चीज़ आपको अपना आपको पहला दूसरा अटैम्प्ट है, जब आप उसको कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप इसको इसी तरीके से डील करें। ठीक, हमने क्या कर दिया, हमने यूनिट वाइज कर दिया। जब हम उसको यूनिट वाइज कर देंगे तो हमको उसमें दो चीज़ पता चल जाएगी। पहला तो ये पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न क्या हो रहा है। पेपर का पैटर्न क्या है? पेपर पैटर्न मतलब ये भाई, जब आपने सारे अपने क्वेश्चन को लिस्ट आउट कर दिया, आपने 2019 से लेकर 2023 के जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपने बिजनेस एनवायरनमेंट का एक साथ लिखा, आपने आईबी का एक साथ लिखा, आपने लीगल का एक साथ लिखा, आपने टैक्स का एक साथ लिखा, आपको पता चल गया कि भाई 2019 से लेकर 23 तक यही क्वेश्चन जो है ये क्या क्या गया पूछा गया। आपको ये चीज़ पता चल गई कि इतने ही क्वेश्चंस हैं जो अब से लेके अब तक हर स्लॉट में पूछा गया है, राइट। अब उससे आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि पेपर का पैटर्न क्या जा रहा है, मतलब कि वो कौन से सब यूनिट से क्या चीज़ पूछ रहा है, कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछ रहा है, कौन सी चीज़ कम पूछ रहा है, पूछने का उसका तरीका क्या है, कौन से ऐसे टॉपिक को वो उठा रहा है जिसको वो MCQ फॉर्मेट में पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक है जिसको वो स्टेटमेंट बेस्ड पूछ रहा है, कौन सा टॉपिक है जिसको वो मैच मांग रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ इससे पता चल जाएगी। दूसरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपको ज़्यादा, यानी आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, आपका ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, ठीक। और दूसरी चीज़ आपका कम फोकस किस पे रहेगा। मतलब ये कि आपके जो 10 यूनिट्स हैं, पूरे 10 यूनिट्स हर 10 यूनिट से, जैसे मैंने बताया कि हर 10 यूनिट से आपके इक्वल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ यूनिट से ज़्यादा आते हैं, कुछ यूनिट से कम आते हैं, राइट। तो किससे ज़्यादा आते हैं किससे कम आते हैं वो यही चीज़ आपको बता सकती है, ठीक है। क्या कि जब हम यूनिट वाइज डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा ना कि अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट से हर बार ये 5 to 7 पूछ रहे हैं, अच्छा टैक्स से हमेशा 10 से 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स से, बिजनेस इकोनॉमिक्स से हमेशा 5 to 6 पे स्टकअप हो रहे हैं, राइट। तो ये पता चल जाएगा कि उस पूरे 10 यूनिट में जिस यूनिट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, और जिस यूनिट से वो कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर आपका कम फोकस रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस यूनिट से वो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं, ठीक। किस यूनिट से, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनेंस, तो क्या फाइनेंस से किस पोर्शन से वो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं। अकाउंट्स में, क्या अकाउंट्स में न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं, अगर पूछ रहे हैं तो कौन से पोर्शन का वो न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाएगी क्या हमारे पेपर के एनालिसिस से। कैसा एनालिसिस? जब हम यूनिट वाइज एनालिसिस करेंगे PYQ को तो इससे हमें ये चीज़ पता चल जाएगी। यानी सबसे पहला सिलेबस का हमने एनालिसिस किया, सिलेबस को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक जो हमारा स्ट्रेंथ है और दूसरी जो हमारी वीकनेस है। सबसे पहले फोकस हमको किस पे ज़्यादा करना है, हमें पहले अपनी वीकनेस को स्टार्ट करना है, स्क्रैप से, A से शुरू करना है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हमें कम समय में उसको और ज़्यादा बेहतर उसको क्वालिटी में बनाना है, ताकि अगर उसे कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपसे गलत ना हो, राइट। फिर आपका थर्ड आता है टाइम मैनेजमेंट, पेपर 1 एंड पेपर 2। सी आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों को करने के लिए आपके पास टोटल यू हैव 3 hours फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अब देखिए क्वेश्चन होता ये कि हमारा खासकर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, राइट। वो ऐसा होता है कि आप उसको इन अ वन गो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कई बार उसको रीड आउट करना पड़ता है। तो वो चीज़ कैसी होगी, ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, यानी कि आप कम समय में क्वेश्चन को सही तरीके से सही चीज़ पढ़ के आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ, ये चीज़ सिर्फ पॉसिबल है जब आप क्या करोगे, पेपर के PYQs को लगाओ और आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक। PYQ एक बार हमको लगाना है, क्यों? क्योंकि हमको करना है अपना कि हमें किस यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्या पैटर्न है, किस पे हमारा ज़्यादा टेंशन रहेगा, ठीक है, किस चीज़ को पढ़ना है, किसका न्यूमेरिकल पकड़ना है, किसका हमें थ्योरेटिकल लेना है। एक तो इसलिए हमारा PYQ एनालिसिस रहेगा, एक हमारा फिर से जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपका इसमें आ जाएगा, उसके थ्रू आप
भाई देखिए, होता ये कि जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसको अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ के आपको पढ़ने में ज़्यादा समय लग रहा है, आप उसको इंटरप्रेट करने में ज़्यादा समय लग रहा है कि वो पूछ क्या रहा है, जब आप यही चीज़ नहीं समझ पा रहे हो या उस चीज़ में आपका ज़्यादा समय जा रहा है, तो आपका वो जो 3 घंटे का समय है वो भी आपको कम लगने लगेगा। तो कोशिश यही करनी कि जब हम पेपर को सॉल्व करें, जब हम बार बार रीड करेंगे, जब हम बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे अंदर एक एनालिटिकल चीज़ अपने आप डेवलप हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन को देख के समझ जाना है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमसे पूछ क्या रहा है, उसको कम समय में हमें टारगेट करना है। कोशिश हमको यही करनी है कि हम एक क्वेश्चन को करते वक्त 1 मिनट से ज़्यादा का समय ना लें। ठीक, एक बार ये तरीका है कि आप जब पेपर भी, इनफैक्ट जब आप पेपर देने में बैठते हो तो तरीका ये होना चाहिए कि आप एक बार में सिर्फ एक बार क्वेश्चन को आप देखो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आया, आप उसको देखो, अगर आपको आता है तो आप उस वक्त करो, नहीं आता है तो तुरंत स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से आप पूरे 1 to 100 को कर लो। इससे क्या होगा, आपका एटलीस्ट जो आता है वो तो आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ उसको आपने सही तरीके से पढ़ा, उसने सही तरीके से आपने उसको किया। बट उसके बाद जब सेकेंड राउंड लो तब आप फिर से आओ, फिर आप देखो कि अच्छा इसको, मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समय लेके उसको आप कोशिश करो कि आप उसको सॉल्व कर सको। तो ये कुछ टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपको करना है, आपको पेपर को जब आप बार बार MCQ की प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चंस लगाओगे, तो आप ऑटोमेटिकली आप कम समय में एक सही तरीके से, मतलब सही चीज़ पढ़ के सही आंसर दे पाओगे। आप ये नहीं करोगे कि आपके सामने क्वेश्चन सही था, आपको आता भी सही था, बट आप गलत करके आ गए। ये चीज़ नहीं होगी जब आप क्या करोगे, PYQs को, सेकेंड राउंड PYQ को और MCQ को टारगेट करोगे। फिर आपका आता है यूनिट वाइज रिवीजन, राइट। अब जैसे कि मैं बोलूँ कि आपका जो पेपर है, यानी कि जो आपका जो पूरे 10 यूनिट है वो खुद में बहुत ब्रॉड है। आप इन वन को आप 1 2 3 4 सारे 10 यूनिट्स आपने कवर किया और फिर आप उठा रहे हो, फिर से 1 से शुरू कर रहे हो कि ठीक है हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 10 तक का रिवीजन करेंगे। मतलब ये कि आपको 3 से 4 महीने तो लग जाएंगे आपको पूरे अपने 10 यूनिट्स को कवर करने में। अगेन आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे उस पूरे 10 यूनिट्स को दोबारा से रिवाइज करने में। और ये एक अप्रोच है फेलियर की, ये बिल्कुल भी अप्रोच नहीं होनी चाहिए आपकी। ये जो अप्रोच है ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इससे समय ज़्यादा जाएगा, जो चाहिए वो रिजल्ट मिल नहीं पाएगा और फिर से पूरी आपकी मेहनत बर्बाद होगी। तो यूनिट वाइज रिवीजन क्या कहता है? यूनिट वाइज रिवीजन ये कहता है कि आपको करना क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपने यूनिट 1 को किया ख़त्म, ठीक है। मान लीजिए आपने यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और IB है, मान लीजिए आपने इसको कर दिया ख़त्म, ठीक। आपने इसको ख़त्म किया, अगर आपने इसको जो वाइंड अप कर लिया, तो आप एक बार इसकी क्या करोगे, या तो आप इसको वीकली भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इसको आप 2-3 बेसिस पे कर सकते हो। कुछ तरीका होता है कि आप जैसे आपने एक दिन में पूरा, फॉर एग्जांपल आपने 6 आवर्स अगर आपने पेपर 1 पढ़ा इन अ डे, तो आप उसमें 30 मिनट्स निकाल दे रहे हो उसके रिवीजन करने के लिए जो आपने पढ़ा है। एक तरीका ये हो सकता है। एक तरीका हो सकता है कि आपने, मान लीजिए कि आपने फिक्स कर लिया कि अच्छा मैं 3 टॉपिक को जब खत्म करेंगे, जब हम 3 टॉपिक खत्म कर लेंगे तो उन 3 टॉपिक का हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक। एक तरीका ये हो सकता है, मतलब आप डिसाइड कर लेते हैं आप कि आप कितने टॉपिक्स को खत्म करके आप रिवीजन करोगे। एक तरीका ये होता है कि आप पूरी यूनिट को वाइंड अप कर दो और उसके बाद आप उसका रिवीजन करो। एक ये तरीका होता है। कोई भी अप्रोच आप ले सकते हो। बेटर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि आपने, मान लीजिए बिजनेस एनवायरनमेंट आपने वाइंड अप किया, आप बिजनेस एनवायरनमेंट का रिवीजन कर रहे हो, लेकिन आप रिवीजन किस फॉर्म में कर रहे हो? आप रिवीजन MCQ के फॉर्म में कर रहे हो। आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में जो जो पढ़ा आपने उसको MCQ, आपने गूगल आउट किया, आपने सोर्स से आपने क्या कर लिया, बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी MCQs हैं वो आपने उठा के कर लिए सॉल्व। 2 चीज़ उससे हो जाएगी, क्या आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जो कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि कंटेंट को पढ़ना है। सेम चीज़, आपने IB पढ़ा, आपने IB ख़त्म किया, आपने IB को एक, या तो आप रिवीजन बोलो या तो आपने उसको उठा के क्वेश्चन सारे कर लिए। ज़्यादा देर नहीं, बस आपको कोशिश करना है कि आप एक घंटा या 2 घंटा लेके आप इसको क्या कर दो, इसको पूरा ख़त्म कर दो। इसी तरीके से फिर आप यूनिट 2 पे आओ। जब आप यूनिट 2 शुरू करो तो यूनिट 2 जब आप पढ़ो तो कोशिश करो कि आप हर दिन आप एटलीस्ट 20 मिनट्स निकाल के, 20 मिनट निकाल के जो आपने PYQ वाला एनालिसिस किया था, कौन सा यूनिट वाइज जो PYQ आपने एनालिसिस किया था ना, उसमें जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिट 2 आपने स्टार्ट की, यूनिट 2 आपकी अकाउंट्स और ऑडिटिंग है, ठीक है। आपने यूनिट 2 स्टार्ट की, अब भाई आप यूनिट 1 अगर आप एकदम से छोड़ दोगे तो फिर वो फिर से वही बात हो जाएगी कि फिर आपको पूरा एक फुल फ्लैश तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे आप यूनिट 2 आपने स्टार्ट की, आपने 20 मिनट आप दो, किसके लिए दो? आप दो यूनिट 1 के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट और IB के लिए।
अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन सर्च आउट नहीं करना है, यहाँ पे आपको अपने नोट्स को रिवाइज नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमने यूनिट वाइज PYQ लिया था, किसका हमने लिखा था ना, लिस्ट आउट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट और IB की PYQs, आप उसको देखो। अब यहाँ पे आप उसको सॉल्व करो। जब आप यहाँ पे उसको टाइम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आपने बिजनेस एनवायरनमेंट और IB में जो आपने पूरा पढ़ लिया वो कितना आया है, या कितना उसमें आपके क्वेश्चंस में जो नेट पूछ रहा है कितना उसमें वो कवर हो रहा है। यहीं से आपको लूप होल्स भी पता चल जाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक पूछा बट मैंने उसको उस तरीके से नहीं पढ़ा। फिर आप क्या करोगे, आप इसके साथ साथ आप इसको भी क्या करोगे, लेके चलोगे, और यही तरीका आपके सारे यूनिट्स में फॉलो होगा। ठीक, तो इससे होगा ये कि आपका जब आपके एग्ज़ाम पास आ जाएंगे, जब पास कम टाइम रहेगा, तो आपको यूनिट 1 से रिवीजन को स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। राइट, आपको यूनिट 1 से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको मिड में आप क्या कर सकते हो, उसको आपको सारी चीज़ें आप गो थ्रू रहोगे, आपको सारी चीज़ें पता रहेंगी, PYQs भी सॉल्व होते रहेंगे, MCQs भी सॉल्व होते रहेंगे, और सारा का सारा कंटेंट भी रिवाइज आपका होता रहेगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा यूनिट वाइज का रिवीजन। फिर आता है प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड वीकनेस सेशन। यही बात है कि आपको, जैसे मैं बोलूँ, जैसे एक टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल टैक्स लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए टैक्स है, टैक्स वीकनेस है, मान लीजिए इनकम टैक्स है, वीकनेस। अब मैं इसको कैसे डील करूँगी? देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो आपका वीक हो रहा है, इसका मतलब ये कि जब आप उसको पढ़ रहे हो, जब आप उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो, जब आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप उसको नहीं इनहेरेंट कर पा रही हो कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हो, और जब आप पढ़ भी रहे हो तो आप उसको एट अ टाइम क्या कर रहे हो, भूल जा रहे हो। तो उसको देखने का तरीका ये कि आपको उसको, जो आपका फॉर एग्जाम्पल टैक्स है, तो मेरे टैक्स में मेरे बहुत सारी यूनिट है। मान लीजिए मैंने यूनिट 1 पढ़ा, अब मुझे है कि मुझे यूनिट 1 में पढ़ तो ली, बट मुझे पता है कि अगर मैं इस पर नहीं बेस करूँगी तो मैं इसको भूल जाऊँगी, और हो सकता है मैंने उतना अच्छे तरीके से मैं इसको कवर भी मैं ना कर पाई। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में मैंने यूनिट 1 पढ़ी इसकी, ठीक है, मतलब मैंने इसका पहला सेक्शन पढ़ा, मैं इसको पढ़ने के बाद तुरंत मैंने इसके MCQ को देख लिया। ठीक, MCQ को मैंने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें मेरे MCQ से मेरी फाइंड आउट हुई, मैंने उसको नोट डाउन कर लिया, खत्म। इसी तरीके से टैक्स में फिर एक और मैंने सेक्शन, इसका सब सेक्शन उठाया, मैंने उसको पढ़ा, उसके मैंने MCQ, मैंने उस जो मेरा वीकनेस वाला सब्जेक्ट है मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैंने उसको भी डिवाइड कर दिया कि ठीक है, अगर मैं पढ़ के मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसके क्वेश्चंस देख लेती हूँ, मैं इसके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो ये तरीका हो सकता है आपका, आपके वीकनेस सेक्शन को डील करने का। छोड़ना नहीं है, ये बात सच है कि आप पूरा 100% सिलेबस, दैट इज़ ट्रू कि आप 100% सिलेबस को कवर नहीं कर सकते हो, बट आप ये भी नहीं कर सकते हो कि आप पूरा का पूरा एक यूनिट ही आप छोड़ के आप पूरा का पूरा यूनिट आपने पढ़ा ही नहीं। ये काम आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है, आपको सारी यूनिट्स को पढ़ना है, बट जो आपकी वीक सेक्शंस में जो यूनिट्स आ रही हैं, जिस यूनिट पे आपका बहुत ज़्यादा कमांड नहीं हो पा रहा है, उसको आप कोशिश करो कि उसको आप प्रैक्टिस से लिंक करो, ना कि रीड आउट करने से, ना कि उसको रटने से। ठीक है, फिर आपका आता है मोर फोकस ऑन क्वालिटेटिव स्टडी। अब क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब ये कि आप जितना भी पढ़ रहे हो, अगर आप 70% भी सिलेबस का पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप जब 70% भी आपने जो पढ़ा है ना, वो ऐसा हो कि अगर उससे कुछ भी पूछ रहा है तो वो आपका गलत नहीं हो रहा है। राइट, कई बार होता है बच्चे पूरा पढ़ते हैं, या होता है कई बार पूरा का पूरा पढ़ के चले जाते हैं, बट नहीं, जब क्वेश्चन आता है तो उनको वो चीज़ क्या होती है, उनकी वो चीज़ फंस जाती है, जिसको वो बोलते हैं कि आधा क्वेश्चन वो गलत करके आए हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे मैंने बोला टैक्स मेरा वीक सेक्शन है, राइट, तो मैं टैक्स अगर पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं उतनी तरीके से आ रहा है, मैं उतना अच्छा नहीं उसको प्रिपेयर कर पा रही हूँ जो मैंने बाकी यूनिट्स प्रिपेयर किए हैं, दैट इज़ ओके, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट अगर आपने टैक्स का 50% भी सिलेबस अगर आपने कवर किया है, या आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो आपका इतना होना चाहिए कि अगर उससे क्वेश्चन आए तो आप गलत करके ना आओ। और उसके लिए यही अप्रोच है कि आपके जो वीक सेक्शंस बन रहे हैं, आप उसको सिर्फ कोशिश करो कि उस पर आप जितना हो सके उतना आप उसको प्रैक्टिस करो, यानी कि आप इसके MCQs को सॉल्व करो, आप इसके PYQs को लो। अब PYQ भी मैंने बताया कि आपको ढूंढना तो है नहीं, क्योंकि आपने सारा का सारा एनालिसिस PYQ का एक साथ में कर दिया होगा। जब आपने 19 से 23 तक का PYQ लगा रहे होंगे तो आपने टैक्स का एक पूरा सेक्शन आपका प्रिपेयर हो गया होगा, बस उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस। वीक सेक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है,
वीक सेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमें पता रहता है कि इस चीज़ को हम उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे या हमको उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? वो कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने से। तो ये चीज़ हम वीक सेक्शंस के साथ और क्वालिटेटिव स्टडी जो पढ़ें, जितना भी पढ़ें, मेक श्योर करें कि अगर कुछ भी उससे आ रहा है तो वो गलत हमारा नहीं हो रहा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। कोई भी अटेम्प्ट हो, डजेंट मैटर, हर फेल अटेम्प्ट आपको बताता है कि आपको आने वाले समय में क्या चीज़ नहीं करनी है, और दैट लीड्स टूवर्ड द सक्सेस। ठीक, तो कुछ ऐसी ही रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी। बाकी आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।